चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। फाइल एक्सप्लोरर में आपकी सारी फाइल स्टोर होती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये फाइल एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे कहाँ पर होता है और आप कैसे अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम स्क्रीन पर आ गए हैं और स्क्रीन पर हम सबसे पहले जाएंगे दिस पीसी में। दिस पीसी आइकन आपको आपके डेस्कटॉप पर दिख रहा होगा। आप इस पर डबल क्लिक करें और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये जो स्क्रीन, ये जो विंडो आपको नजर आ रही है, इसी को हम कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर। इसका मतलब है कि ये वो जगह है जहाँ पे आपके सारे फाइल्स आपको दिखाई देते हैं कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में टोटल जितने भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर आप मेरी फाइल एक्सप्लोरर में चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इतने सारे जो फोल्डर्स हैं वो मैंने बना रखे हैं। जैसे आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे कौन से फाइल्स या फोल्डर्स बने हुए हैं। वैसे डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर है, तो डॉक्यूमेंट्स में कितने सारे मेरी फाइल्स आप चेक करिए। उसके बाद अगर आप डाउनलोड्स में देखेंगे तो डाउनलोड्स में कितने फाइल्स हैं ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप पिक्चर्स में जाएंगे तो पिक्चर्स में आपको अलग अलग ये जो फोल्डर्स दिख रहे हैं ये भी मतलब ये भी एक तरह के फोल्डर्स हैं। जैसे समझिए कि पिक्चर्स जो हमारा फोल्डर है, जो ये जो लेफ्ट पैनल है, इस पे जो पिक्चर्स फोल्डर है वो हमारा मेन फोल्डर है। अब उसके अंदर अगर मुझे छोटे छोटे फोल्डर्स बनाने हैं तो वो भी मैं बना सकती हूँ। जैसे मैंने पिक्चर्स में यही किया है। मैंने पिक्चर्स में एसर, कैमरा रोल, निट्रो, सेव्ड पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स, इनकी अलग अलग सब फोल्डर्स क्रिएट किए हैं। जिससे क्या होगा कि मैं एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे अलग फोल्डर्स बना सकती हूँ और उन फोल्डर्स के अंदर अलग अलग फाइल्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, जिससे कि मुझे उन फाइल्स को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो और वो प्रॉपर्ली जिन भी कैटेगरीज में उन्हें ऑर्गेनाइज रहना चाहिए वो रहें। तो ऐसे ही आप चेक करिए कि जैसे पिक्चर्स में कैमरा रोल की मैंने अलग फोल्डर बना रखी है, जो कि इसमें फ़ोटोज़ नहीं है पर मैं इसमें कभी भी अलग से स्टोर कर सकती हूँ। तो वैसे ही आप आगे आएंगे तो म्यूज़िक की अलग से फोल्डर है। वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि देखिए वीडियोज़ में भी मैंने एक सब फोल्डर बना रखा है कैप्चर्स के नाम पे, और वैसे ही बाकी फाइल्स अलग से स्टोर्ड है। वैसे आप देखेंगे कि ये सारे फोल्डर्स मेरे लैपटॉप में अभी सेव्ड है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर एक लैपटॉप के बगल में ये जो कुछ पिन वाला साइन है, ये पिन साइन क्या है? जैसे आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स पे, डाउनलोड्स पे, ये सब पिन साइन है। इसका मतलब ये है कि मैंने इन फोल्डर्स को पिन करके रखा है, जिससे कि जब भी मैं ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन करूं तो मुझे सबसे ऊपर ये सारे फोल्डर्स दिखाई दे। आप समझ गए? और मैं इसको कभी भी चाहूँ तो इसको हटा सकती हूँ, पिन अनपिन कर सकती हूँ, और जब चाहूँ तब इन्हें वापस पिन कर सकती हूँ। वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप कोई भी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। समझिए मैंने स्क्रीनशॉट सिलेक्ट किया और इस पे जाके मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है पिन टू क्विक एक्सेस। इस पे मैं क्लिक करूंगी तो ये स्क्रीनशॉट वाला जो फोल्डर है वो भी पिन हो जाएगा। अब मानिए कि मुझे स्क्रीनशॉट वाले को अनपिन करना है, इसे वापस हटाना है यहाँ से, तो मैं राइट क्लिक वापस करूंगी और तीसरे ऑप्शन पे वापस क्लिक करूंगी अनपिन फ्रॉम क्विक एक्सेस। तो इस तरीके से मैं इन फोल्डर्स को वापस अनपिन कर सकती हूँ। फोल्डर्स को पिन करने का पर्पस ये है कि आप क्विकली उसे एक्सेस कर पाएं। जैसे कि आप जब भी फाइल एक्सप्लोरर खोलें तो आपको जल्दी कोई फोल्डर ना ढूंढने की बजाय आपको तुरंत आपके सामने वो फोल्डर जो आपके लिए मेन इम्पॉर्टेंट है या आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वो सबसे ऊपर नजर आए। अगर आप मेरी स्क्रीन देखेंगे तो उसमें काफी सारे फोल्डर्स पिन करके रखे हुए हैं, पर अगर आप इमेजिन करें कि मैं अगर इन सबको समझिए अभी अनपिन कर दूं, ठीक है, तो मैं ये सारे फोल्डर्स को अभी अनपिन कर रही हूँ और आप देखिएगा कि ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है। अब मैंने इनको अनपिन कर दिया तो ये क्विक एक्सेस में से निकल गए हैं ये सारे फोल्डर्स। तो ये आपने देखा कि कैसे हम कोई भी फोल्डर को पिन कर सकते हैं या अनपिन कर सकते हैं। अब यही आप लेफ्ट पैनल में अगर देखेंगे नीचे की तरफ
एक दिस पीसी का आइकन है। दिस पीसी आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो एक लोकल डिस्क सी ड्राइव ओपन होगी। ये एक ड्राइव है, ना कि एक फोल्डर है। तो लोकल डिस्क सी में आपके कंप्यूटर का सारा सिस्टम स्टोर होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी लैपटॉप या कंप्यूटर को रन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं अभी एक विंडोज़ लैपटॉप पे हूँ, तो विंडोज़ लैपटॉप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है? विंडोज़ पे कर रहा है, राइट? तो विंडोज़ का जो सिस्टम है वो इसी ड्राइव में स्टोर्ड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दिस पीसी में जो भी ड्राइव्स हैं या जो आपने एक्सटर्नल डिवाइसेस अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट की हैं, वो आपको यहाँ दिस पीसी में नज़र आएगी। अभी मेरे पास ऐसा कोई ड्राइव है नहीं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, पर अगर आप चेक करिएगा, अगर आप कोई भी ड्राइव अगर इंसर्ट करेंगे अपने लैपटॉप में तो दिस पीसी में आपको वो ड्राइव की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आप अपने फाइल्स को या फोल्डर्स को कैसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और कैसे किस तरीके से इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कोई एक फोल्डर सिलेक्ट करते हुए। मान लीजिए मुझे वीडियोस में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब वीडियोस में मेरा मैंने जो सब फोल्डर बना रखा है कैप्चर्स के नाम पे, अब मानिए मुझे कैप्चर्स को कोई और नाम देना है, मुझे इसे रीनेम करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं इस फाइल पे इस फोल्डर को सिलेक्ट करूंगी और राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने पे आपको ऊपर ऐसा कुछ सिंबल दिखाई देगा जिसमें रीनेम लिखा होगा। अगर आप उस पर जाकर अपने कर्सर को टच करेंगे तो उसमें रीनेम लिखा हुआ आएगा। रीनेम पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये कैप्चर्स जो है ये अब एडिटेबल फॉर्म में हो गया है। तो आप इसे बैकस्पेस करके कीबोर्ड पर टाइप करके किसी और फाइल से इसे रीनेम कर सकते हैं और एंटर दबा के ये उस फाइल से रीनेम हो जाएगा, यानी कि उस फाइल से सेव हो जाएगा। तो इतने आसान तरीके से आप किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसी फाइल को रीनेम करना है, तो मैंने इसे क्लिक किया, इसे सिलेक्ट किया, रीनेम किया और A3 दबाकर एंटर दबाकर ये फाइल A3 के नाम से रीनेम हो गया है। तो ये था तरीका कि कैसे आप किसी फाइल या किसी भी फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे आप किसी फाइल को दूसरे फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं। तो आइए वो देखते हैं। मान लीजिए मुझे इसमें से ये जो V फाइल है, ये जो V फोल्डर मैंने बना रखा है, इसे मुझे किसी और फोल्डर में कॉपी करना है। मान लीजिए मुझे इसे करना है म्यूजिक में, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगी, अपने कर्सर को ले जाकर इस पर क्लिक करूँगी, राइट क्लिक वापस करूँगी और यहाँ पे ऊपर आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। आप जब कॉपी को क्लिक करेंगे और आप जहाँ पे भी इसे पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप जहाँ पे भी इस फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, इसका एक डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, वो फोल्डर को आप खोलेंगे और वहाँ जाकर राइट क्लिक करके ये पेस्ट जो ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे और ये फोल्डर या वो फाइल यहाँ पे आप देखें आप कि वो पेस्ट हो गई है। तो इतने आसान तरीके से आप किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं और किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे लोकेशन पे ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि ये तो हमने किया मैन्युअली, कि जाके हमने ऑप्शन सिलेक्ट किए और फिर जाके हमने कॉपी या पेस्ट किया। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके Ctrl+C प्रेस करेंगे और फिर उसी को जाके किसी और फोल्डर में जाके अगर Ctrl+V प्रेस कर देंगे तो वो फाइल वहाँ पे पेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये कॉपी और पेस्ट करने का एक शॉर्टकट था कि कॉपी आप कैसे कर सकते हैं Ctrl+C दबाकर और पेस्ट आप कैसे कर सकते हैं Ctrl+V दबाकर। तो ये था कॉपी और पेस्ट करने का तरीका। हमने देखा रीनेम करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि कैसे आप किसी फाइल की लोकेशन जान सकते हैं। हम वापस आते हैं हमारे वीडियोस वाली फाइल में और मान लीजिए कि मुझे इस फाइल, ये जो फोल्डर है, इसकी लोकेशन जाननी है कि ये कहाँ पे स्टोर्ड है। तो मैं इस पे राइट क्लिक करके अगर प्रॉपर्टीज पे आती हूँ तो प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे कि इस फाइल की लोकेशन यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखिए ये C ड्राइव में स्टोर्ड है और ये सारी इंफॉर्मेशन फोल्डर के नाम के साथ यहाँ पे दी गई है।
तो ये था कि कैसे आप किसी भी फाइल की लोकेशन जान सकते हैं। अब एक और यूजफुल फीचर आप यूज कर सकते हैं, जो कि है कि आप अपने फाइल्स को, जो भी आप फाइल्स विंडो में देख रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि कैसे, अगर आप स्क्रीन पर आएंगे और स्क्रीन पर देखेंगे तो मेरी जो फोल्डर ओपन है वीडियोस वाली, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे फाइल्स ना बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिकली नज़र नहीं आ रही है, मतलब दिक्कत हो रही है देखने में। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर एक टूल इस्तेमाल कर सकती हूँ जिसके ज़रिए ये सारे फोल्डर्स की साइज़ बड़ी हो जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर आएंगे और व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स, स्मॉल आइकन्स, मीडियम आइकन्स, और लिस्ट के रूप में अपने फोल्डर्स को देखना, डिटेल्स के रूप में अपने फोल्डर्स को देखना। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। मान लीजिए मैंने एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स पे क्लिक किया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स पे क्लिक करते ही ये सारे फोल्डर्स, ये सारे फाइल्स अब साइज में बड़े हो गए हैं, जिससे कि मुझे इन्हें देखने में आसानी होगी। वैसे ही आप एक्स्ट्रा लार्ज से लार्ज कर सकते हैं, उसी तरीके से आप मीडियम कर सकते हैं, और उसी तरीके से आप स्मॉल आइकन्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फाइल्स काफ़ी छोटी छोटी नज़र आती हैं, जिससे कि आप एक ही स्क्रीन पे सारे फाइल, सारे फोल्डर्स एक साथ कंप्रेस तरीके से देख सकते हैं। अब वहीं आप व्यू में आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिस्ट का ऑप्शन है। अब हमने साइजेस की बात की, अब हम लिस्ट के हिसाब से भी इन फाइल्स को अरेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लिस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये लिस्ट के हिसाब से ये फाइल्स ऑर्गेनाइज हो गई हैं। अगर आप डिटेल्स पे करेंगे तो डिटेल्स के हिसाब से एक एक करके सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज हो गई हैं। वैसे ही आप कंटेंट के हिसाब से ऐसे इस तरीके से फाइल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और नेविगेशन भी उसका चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से कॉम्पैक्ट व्यू कर सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर में जाकर फाइल्स को अपने सहूलियत के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अगर आप किसी फोल्डर को या किसी फाइल को हाइड करना चाहते हैं, उसे हिडन फोल्डर में डालना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपना लैपटॉप किसी को कुछ समय के लिए यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, और हमारे पास लैपटॉप में कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, या कोई ऐसा फाइल या फोल्डर है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप चाहते हैं कि कोई भी उसे एक्सेस ना कर पाए, यूज़ ना कर पाए, या वो इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। तो उसके लिए आप टेम्पररी या फिर परमानेंटली भी उन फाइल्स या फोल्डर्स को हाइड कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, उसके लिए आइए स्क्रीन पे देखते हैं। तो समझिए डेस्कटॉप पे ये सारे जो फोल्डर्स हैं मैंने बना रखे हैं। अब इसमें से समझिए ये जो न्यू फोल्डर 4 है, इसे मुझे हाइड करना है। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगी फोल्डर पर, और उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाऊंगी। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको एट्रीब्यूट्स में ये हिडन वाला ऑप्शन मिलेगा। आप जब हिडन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यानी कि उस पर क्लिक करेंगे, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप ओके दबाएंगे, और फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर, सब फोल्डर्स एंड फाइल्स, यानी कि आप इस फोल्डर से रिलेटेड जो भी सब फोल्डर्स बने हैं उन सब पे ये चेंजेस करना चाहते हैं। तो हाँ जी, मैं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ओके पे क्लिक करूंगी। और अब आप देखेंगे कि डेस्कटॉप से मेरी जो न्यू फोल्डर 4 वाली फाइल जो मुझे हाइड करनी थी वो हट गई है, वो अब किसी को दिखेगी नहीं। और मानिए अब लैपटॉप मेरे पास वापस आ गया है, और मैं वापस मेरे जो हिडन फोल्डर्स हैं उसे देखना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर जो टूल दिया है व्यू ऑप्शन का, मैं व्यू पे क्लिक करूंगी। उसके बाद हम जाएंगे शो पर, और शो पर जाकर हम हिडन आइटम्स पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमने जो फाइल्स हाइड की हैं वो हमें अब व्यू हो रही हैं। देखिए न्यू फोल्डर 4 के नाम से जो फाइल हमने अभी हाइड की थी वो दिखाई दे रही है। तो ये था तरीका कि कैसे आप किसी भी फोल्डर को या किसी भी फाइल को टेम्पररी और या फिर परमानेंटली उसे हाइड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जो टूल्स यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे हमारे लिए अवेलेबल हैं उसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप टूल्स में देखेंगे कि ये जो 3 डॉट्स है इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं
कि आप किसी भी फोल्डर को क्विक एक्सेस पे पिन कर सकते हैं या फिर उन सभी फोल्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल ऑप्शन से देखिए ये सारे फोल्डर्स सिलेक्ट हो गए, तो आप इजीली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या इनको डिलीट कर सकते हैं। फिर आप वापस थ्री डॉट्स वगैरह में जाएं तो आप देखें आप पाथ को कॉपी कर सकते हैं। फिर हमने सिलेक्ट ऑल किया है तो यहाँ से हम सिलेक्ट नन कर देते हैं और उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाके इन फोल्डर्स की क्या मतलब लोकेशन है और क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब देख सकते हैं। और प्लस आप एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि मानिए कि आपको ये सारे फोल्डर्स को एक फोल्डर में ट्रांसफ़र करना है, यानी कि मेरे डेस्कटॉप पे आप देखेंगे तो ये अमेज़ॉन टेस्टिंग, HP ओमेन और ये सब अलग अलग फोल्डर्स और फाइल्स बने हुए हैं। अब मैं इन सभी फोल्डर्स को, इन सभी फाइल्स को 2 फोल्डर्स में डिवाइड करना चाहती हूँ, यानी कि 2 फोल्डर्स में स्टोर करना चाहती हूँ। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करके एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकती हूँ। फोल्डर को मैंने नाम दिया यहाँ से, समझिए फोल्डर 1, ठीक है। अब मैंने ये फोल्डर 1 क्रिएट कर दिया, एंटर दबा दिया तो एक फोल्डर 1 नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया है डेस्कटॉप पे। वैसे ही मैं फोल्डर 2 क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं वापस जाऊंगी न्यू वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे फोल्डर के ऑप्शन पे जाऊंगी और यहाँ पे टाइप करूंगी फोल्डर 2। इस तरीके से फोल्डर 2 भी क्रिएट हो गया। अब मैं डेस्कटॉप पे जितने भी ये फाइल्स हैं इन सबको इन दोनों फोल्डर्स में अलग अलग तरीके से स्टोर करना चाहती हूँ। तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने समझो ये सारी फोल्डर्स को जो है सिलेक्ट किया, उसके बाद Ctrl+C दबाकर कॉपी कर दिया और यहाँ पे फोल्डर 1 को ओपन करके Ctrl+V दबाकर यहाँ पे सारे फोल्डर्स आप देखिए पेस्ट हो रहे हैं। मतलब जो भी फोल्डर्स और फाइल्स अलग अलग ऐसे क्लटर्ड थे, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं थे, मैंने इन सभी को 2 फोल्डर्स में डिवाइड कर दिया है। अभी तो हम पहले फोल्डर पे कर रहे हैं, फिर हम अभी कुछ देर बाद जब ये हो जाए उसके बाद हम सेकंड फोल्डर पे जाएंगे। तो देखिए ये सारी जो भी फाइल्स हैं वो फोल्डर 1 में कॉपी हो चुकी हैं। वैसे ही अगर आप इसमें आएंगे फोल्डर नंबर 2 पे आएंगे तो फोल्डर नंबर 2 के लिए समझिए मुझे इन सभी फाइल्स को कॉपी करना है। मतलब मैं इन सभी फाइल्स का वो बनाना चाहती हूँ, इन सबको इसमें फोल्डर 2 में स्टोर करना चाहती हूँ। तो Ctrl+C दबाकर हम फोल्डर 2 में जाकर इन्हें पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V दबाकर। तो वैसे ही आप जितना चाहे उतने फाइल्स को या जितने चाहे उतने फोल्डर्स को अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट करके उन्हें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैंने तो अभी बस कॉपी किया था, इस वजह से आपको ये फोल्डर्स और अलग से दिख रहे हैं। अगर मैंने इन्हें कट किया होता, कट करके अगर पेस्ट किया होता तो ये सारे फोल्डर्स 2 में ऑर्गेनाइज हो गए होते। अब वो भी कैसे कर सकते हैं आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे समझिए कि मैंने जो है ये फोल्डर्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी आप इन्हें यहाँ से कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और कट ऑप्शन पे क्लिक करके आप जब फोल्डर 1 पे जाते हैं और यहाँ आकर जब आप पेस्ट करते हैं तो ये सारे फोल्डर्स डेस्कटॉप पे से कट होके इस एक फोल्डर में पेस्ट हो गए हैं। अब आप बैक जाइए तो देखिए कि जो एक्स्ट्रा फोल्डर्स यहाँ वहाँ थे वो सब एक जगह आ गए हैं। वैसे ही ये जो बाकी बचे कुछ जो फोल्डर्स हैं इनको भी मैं फोल्डर 2 में करना चाहती हूँ। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? अब मैं ये बाकी जो फाइल्स हैं, ये बाकी जो फोल्डर्स बने हैं, इनको अब फोल्डर 2 में ले जाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? मैं एक फाइल को सिलेक्ट करूँगी और फिर कंट्रोल दबाते मैं सारे फोल्डर्स को एक साथ ऐसे करके सिलेक्ट करती रहूँगी। देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये सारे सिलेक्ट हो गई। मैंने राइट क्लिक किया, कट ऑप्शन को क्लिक किया और फोल्डर 2 में जाकर मैं यहाँ पर Ctrl+V दबाकर इन सारे फोल्डर्स को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब आप बैक जाके देखेंगे
तो डेस्कटॉप में सिर्फ 2 ही फोल्डर्स हैं, फोल्डर 1 और फोल्डर 2। और ऐसे ही क्या हुआ है कि मैंने जो भी सारे अलग अलग फोल्डर्स यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे उन सबको 2 में बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा जो डेस्कटॉप है काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिखेगा और मैं मेरे सारे फाइल्स को और फोल्डर्स को काफ़ी आसानी से एक्सेस कर सकती हूँ। अब आप डेस्कटॉप पे आके देखेंगे तो जो अलग अलग फोल्डर्स, अलग अलग फाइल्स बिखरे पड़े थे वो 2 फोल्डर्स में आ गए हैं, फोल्डर 1 और फोल्डर 2 में। और बाकी जो फोल्डर्स और फाइल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज और ये सब बाकी एप्लीकेशंस आपको दिख रहे हैं, ये मैं इनको अलग रखना चाहती हूँ, इसलिए ये अलग है। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे जो रिसाइकल बिन दिख रहा है। अभी रिसाइकल बिन क्या है? रिसाइकल बिन एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपकी डिलीटेड फाइल्स को टेम्पररी स्टोर करता है। यानी कि समझिए आपने अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाके कुछ फाइल्स को डिलीट किया है रिसेंटली और आप चाहते हैं कि वो फाइल्स गलती से डिलीट हो गई हैं या आपने पर्पसली डिलीट की थी पर अब आप उसे वापस चाहते हैं अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में, तो आप रिसाइकल बिन से जाकर, यानी कि जो डस्टबिन है वहाँ से आप वापस निकाल कर उसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो रिसाइकल बिन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे रिसाइकल बिन में ये सारे फोल्डर्स या फाइल्स यहाँ पे हैं। अब मुझे इन फाइल्स की या इन फोल्डर्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इन्हें एम्प्टी रिसाइकल बिन पे क्लिक करके इन्हें साथ ही साथ सारा एक साथ डिलीट कर सकती हूँ। या तो मैं चाहती हूँ कि ये जो भी डिलीट हुआ है वो वापस मेरे लैपटॉप में या कंप्यूटर में वापस स्टोर हो जाए, तो वो भी मैं कर सकती हूँ रिस्टोर ऑल आइटम्स पे क्लिक करके। या फिर मैं मैन्युअली इंडिविजुअली सिलेक्ट करके एक एक फाइल या एक एक फोल्डर को रिस्टोर करना चाहती हूँ, तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिस्टोर कर सकती हूँ। तो ये था पर्पस कि कैसे आप रिसाइकल बिन से अपने डिलीटेड फाइल्स को वापस अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में रिस्टोर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि आप अपने विंडोज 11 में कैसे कोई फाइल या फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्ट बना सकते हैं, यानी कि लॉक कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना घर लॉक करते हैं ताकि कोई भी चोर हमारे घर के अंदर ना घुस जाए और हमारी चीज़ें चोरी ना कर ले, वैसे ही आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी एक सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने जो इम्पोर्टेंट या मान लीजिए कोई बहुत ही सीक्रेट कोई फोल्डर है उसे आप पासवर्ड प्रोटेक्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। आपके विंडोज़ 11 में ऐसा कोई सिस्टम नहीं आता है जिसके ज़रिए आप किसी फोल्डर या फाइल को लॉक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम पे। तो हम जाएंगे गूगल क्रोम पर और यहाँ पर हम सर्च करेंगे लॉक फोल्डर वर्जन 7.9.0। एंटर दबा दें और यहाँ पे देखिए फोल्डर लॉक फॉर एन विंडोज़ आ गया है। और यहाँ से आपको सबसे पहले इसे डाउनलोड करना होगा। तो हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं और ये डाउनलोड हो रहा है। अब ये फोल्डर लॉक हमारा डाउनलोड हो गया है। चलिए अब इसे हमारे कंप्यूटर में सेटअप किया जाए। यहाँ पे डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइसेस? यस। यहाँ से हम लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट, आई अग्री, इंस्टॉल। और अब ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या आप जो भी सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा होगा। आपको बस कुछ देर वेट करना है और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। और ये हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया है। आप बस फिनिश पे क्लिक करें और बस इसके बाद ये सॉफ्टवेयर देखिए आपके सिस्टम में ओपन हो गया है। अब आप इसको बैक हो जाएं और उसके बाद आपको इसके लिए एक पासवर्ड एंटर करना है, यानी कि वो पासवर्ड जिससे आप अपने फाइल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप 6 डिजिट का कोई भी पासवर्ड यहाँ बना लें, ओके पर क्लिक करें एंड दैट्स इट। अब इसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी फाइल या फोल्डर को
इस सॉफ्टवेयर में स्टोर करने के लिए, हाइड करने के लिए। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ एक फ़ोल्डर। मान लीजिए मैं इस फोल्डर में यहाँ पर आइटम्स ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी और ऐड फाइल के ऑप्शन है, ऐड फोल्डर के ऑप्शन है। मैं फाइल करती हूँ और यहाँ पर देखिए हमारा कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा है वो ओपन हो गया है। आप कोई भी पिक्चर या कुछ भी सिलेक्ट करके, समझिए मैंने स्क्रीनशॉट सिलेक्ट किया, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और ये जो फाइल मैं लॉक करना चाहती थी वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब इस पे लॉक लग गया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस लॉक को हटा भी सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस फोल्डर पे वापस से लॉक लग जाए तो आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर मैं प्रोटेक्शन ऑन पे करती हूँ तो यानी कि प्रोटेक्शन ऑन है। जैसे ही मैंने प्रोटेक्शन ऑफ किया वैसे ही ये जो फाइल है या जो पर्टिकुलर फोल्डर आपने इसमें डाल रखा है वो, उसका पासवर्ड ऑफ हो जाएगा, यानी कि वो अनलॉक हो जाएगा। अब देखिए एक बात है इसमें कि आप जो भी फाइल या फोल्डर इसमें लॉक करेंगे वो आपके मेन फाइल्स में नहीं नज़र आएगा। मान लीजिए अगर मैं वापस इस वाले फोल्डर को लॉक करती हूँ, ठीक है, तो हम एक और तरीका ये कर सकते हैं कि इस फाइल को ड्रैग करके यहाँ ले आइए ऐप में और यहाँ रिलीज कर दीजिए। देखिए अब ये यहाँ पे लॉक हो गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये फाइल यहाँ पे लॉक कर रखी है। तो अगर आप अपने मेन फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये फाइल नज़र नहीं आएगी। जैसे देखिए वो दोनों फाइल्स जो मैंने लॉक की हैं, जो सॉफ्टवेयर में हैं, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं। लेट्स सी मैं इसको भी लॉक करना चाहती हूँ। मैंने इसे लिया, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ये भी मैंने लॉक कर दिया। अब वापस जाके देखते हैं कि क्या हमारी ये प्रोटेक्टेड फाइल वहाँ पे नज़र आ रही है। तो देखिए वो फाइल नज़र नहीं आ रही है। वैसे ही आप किसी भी फाइल या फोल्डर के साथ ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और फिर वो फाइल या फोल्डर आपके मेन फोल्डर्स में नज़र नहीं आएगा। अब एक यहाँ पे जानने वाली बात है कि अगर आप इसमें से कोई भी फाइल या फोल्डर को अनलॉक करना चाहते हैं तो बहुत ईजिली उसे कर सकते हैं। आपको बस यहाँ से इसे ऑफ करना है, इस पर सिलेक्ट करके प्रोटेक्शन ऑफ कर देना है, तो ये फाइल फोल्डर आपके ये प्रोटेक्टेड फाइल में से निकल गया। फिर वापस आप जाकर यहाँ से सिलेक्ट करके प्रोटेक्शन ऑफ कर सकते हैं और इसी तरीके से आप जब चाहे तब कोई भी फाइल या फोल्डर को लॉक कर सकते हैं एंड अनलॉक कर सकते हैं। और भी इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे आप किसी फाइल को अगर एनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्रोटेक्टेड फाइल्स को USB में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। पासवर्ड वॉलेट्स बना सकते हैं, फाइल्स को श्रेड कर सकते हैं या फिर हिस्ट्री को क्लीन कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपके सिस्टम पे कोई ऐसी फाइल्स हैं जो आप चाहते हैं कि आपके अलावा कोई और उसे देख ना पाए, कोई और उसे एक्सेस ना कर पाए और किसी गलत के हाथों वो फाइल्स ना पहुँचे, उसके लिए आप ये सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। विंडोज़ 11 पर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए कई सारे तरीके हैं। आप CD या DVD से इंस्टॉल कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर USB ड्राइव्स या पेन ड्राइव्स जैसी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस से भी प्रोग्राम्स को इंस्टॉल किया जा सकता है। यूजर्स किसी भी माध्यम से आसानी से प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं।
एक बार इंस्टॉल होने के बाद प्रोग्राम्स को कंट्रोल पैनल या सेटिंग्स ऐप का इस्तेमाल करके अनइंस्टॉल या मॉडिफाई किया जा सकता है। शुरुआत में इंस्टॉलेशंस आमतौर पर सीडीज या डीवीडीज का इस्तेमाल करके किया जाता था, लेकिन इंटरनेट डाउनलोड्स और यूएसबी ड्राइव्स जैसे तेज तरीके आने के बाद अब इन माध्यमों का कम यूज होता है। अब इसमें हम जानेंगे कि आप कोई भी फाइल या फोल्डर कैसे किसी सीडी या डीवीडी में से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखा जाए तो आजकल कोई भी सीडी या डीवीडी में से कोई भी फाइल्स इंस्टॉल नहीं करता है, क्योंकि अब हमारे पास यूएसबी ड्राइव्स आ गए हैं और भी ऐसे फास्ट ऑप्शंस आ गए हैं जो एक तरह से सीडी या डीवीडी को रिप्लेस कर दिए गए हैं। पर फिर भी अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप जैसे ही सीडी या डीवीडी ड्राइव अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको उसे रन करना होगा, और रन करने के लिए अगर वो कोई पासवर्ड मांग रहा है तो आप अपनी सीडी या डीवीडी के कवर में या फिर उसके मैनुअल में देखें कि कोई अगर पासवर्ड मेंशन है। अगर कोई पासवर्ड मेंशन है तो वो पासवर्ड एंटर करें और ऑटोमेटिकली फिर वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए चलिए जानते हैं कि आप किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को अपने विंडोज लैपटॉप या विंडोज कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो वैसे तो आपके विंडोज लैपटॉप में या आपके विंडोज कंप्यूटर में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स या फिर एप्लीकेशंस आते हैं, पर अगर आपको ज़रूरत है और एप्लीकेशंस की और प्रोग्राम्स आप यूज़ करना चाहते हैं तो 3 तरीके हैं इंस्टॉल करने के। या तो आप किसी ड्राइव से आप कंप्यूटर में इंसर्ट करके उस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप वेब पे जाके, मतलब गूगल क्रोम या किसी और वेब ब्राउज़र पे जाके आप उस एप्लीकेशन को सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे हम वेब ब्राउज़र से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आ गई हूँ और मैं गूगल क्रोम ओपन करूँगी और यहाँ पे समझिए हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। हम एक वीडियो एडिटिंग टूल है वो इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है फिल्मोरा। ओके, तो हमने यहाँ पे सर्च किया फिल्मोरा डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे हम गए और यहाँ पे देखिए डाउनलोड इट फॉर फ्री ऑप्शन है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए विंडोज़ का ऑप्शन दिया है, यानी कि ये जो वर्जन है ये विंडोज़ 11 का वर्जन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल, ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और देखिए ये अभी इंस्टॉल होना, पहले तो ये डाउनलोड होगा, उसके बाद हम हमारे लैपटॉप या पीसी में इसे इंस्टॉल करेंगे। तो देखते हैं कि ये डाउनलोड हो चुका है या नहीं। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे डाउनलोड्स में, तो देखिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। अब हमें इसे इंस्टॉल करना है हमारे लैपटॉप में, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन कुछ ऐसा विंडो शो करेगी जिसमें लिखा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, यानी कि क्या आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन से आपके डिवाइस में कुछ चेंजेस हो। तो हाँ जी, हम चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन हमारे डिवाइस में इंस्टॉल हो जाए, तो हम क्लिक करेंगे येस पर। अब जैसे ही हम येस पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल का ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ रहा है, इस पे जाके ये क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और देखिए ये प्रोग्राम जो है अब डाउनलोड हो रहा है और थोड़ा सा समय लगेगा और कुछ ही समय में ये एप्लीकेशन आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे जैसे आप देखेंगे कि डाउनलोड हो रहा है आपको ये बताते भी जाएगा कि कितना समय और बचा है इसको डाउनलोड होने में। तो देखिए इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन अब हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हम अपने एप्लीकेशन को अब यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आसान तरीका कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में ब्राउज़र से कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रहा हमारा एप्लीकेशन जिससे मैं इंस्टॉल कर रही थी। अब जानते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कैसे कोई भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम आएंगे टास्क बार में और आप जानते हैं कि टास्क बार में हमने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहाँ पे
जो है रखा था। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हम ओपन करेंगे और मैं ये VLC मीडिया प्लेयर है इसे इंस्टॉल करना चाह रही हूँ। तो मैं इसे सर्च करूँगी और यहाँ पर देखिए ये एप्लीकेशंस VLC के नाम से सारे जो भी या फिर उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हैं वो हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। मैं सबसे पहला वाला जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से जब इंस्टॉल पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये एप्लीकेशन अब डाउनलोड होना शुरू हो गया है और आप कुछ ही सेकंड्स में ये एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। हम वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने इससे पहले किया था। हम येस पे क्लिक करेंगे और आप देखें कि अब ये एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है और 100% डाउनलोड हो गया है। अब आप कुछ ही देर में ये एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में भी आ जाएगा। अब आप डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे तो VLC मीडिया प्लेयर जो हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल कर रहे थे वो अब हमारे सिस्टम में है और आप जब इसे ओपन करेंगे तो आप इसे सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए हमारा एप्लीकेशन या जो हम प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे थे वो हमने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है। अब जानते हैं कि समझिए आपने ये सारी प्रोग्राम्स या सारे एप्लीकेशंस आपने वेब ब्राउज़र से या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल किए हैं, पर अब आप चाह रहे हैं कि इन एप्लीकेशंस की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे स्पेस खाली करना चाह रहे हैं और आप अनवांटेड एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। आप जाएंगे स्टार्ट मेन्यू पे, ठीक है, जो विंडो वाला जो आइकन था हम उस पे क्लिक करेंगे। हमने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया और उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे आप क्लिक करें और सेटिंग्स में लेफ्ट साइड जो पैनल है इसमें आप देखेंगे एप्लीकेशंस का ऑप्शंस है। आप जब ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इंस्टॉल्ड ऐप्स। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगे। अब मैंने अभी फिल्मोरा इंस्टॉल किया पर अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसे अनइंस्टॉल कैसे करूँगी? यहाँ पे 3 डॉट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से अनइंस्टॉल कर दिया और फिर यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये एप्लीकेशन अब मेरे सिस्टम में नहीं है। वैसे ही समझिए अगर मैं कोई और एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करना चाहती हूँ, समझिए हमने अभी VLC डाउनलोड किया तो हम VLC को अनइंस्टॉल करते हैं। हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे और ये ऐप भी अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको बस सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, अनइंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है बस उसे फॉलो करते रहिए और आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये था आसान तरीका कि कैसे आप किसी भी एप्लीकेशन को या प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर वापस अनइंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे तीसरे चैप्टर के साथ, जिसमें हम हमारे कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। आपका लैपटॉप या कंप्यूटर किन किन चीज़ों से बनता है और वो कैसे काम करता है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने इससे पहले चैप्टर्स में भी जाना, इसमें हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो आपने क्या सीखा है
कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएरी का काम करता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में। समझिए आप यूजर हैं और आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, तो उस कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने के लिए, उसे वर्किंग कंडीशन में आपके लिए प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे आप अगर कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट फाइल यूज़ करना चाह रहे हैं, या फिर म्यूज़िक सुनना चाह रहे हैं, ये सारे एप्लीकेशंस, ये सारे टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करता है। हार्डवेयर आप समझिए कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, चाहे आप CPU कह लें, कीबोर्ड कह लें, माउस कह लें, या आपका स्कैनर, प्रिंटर, ये सब कुछ व्यर्थ है अगर आपके कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर या लैपटॉप में जान डालता है जिससे वो सारे टास्क परफॉर्म कर सके। अब आपके लिए समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ही सारे डिवाइसेस काम करते हैं, चाहे आप अपना लैपटॉप ले लें, या फिर अपना कंप्यूटर ले लें, या फिर आपका स्मार्टफोन। हाँ जी, आपके हाथ में जो आपका स्मार्टफोन है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चलता है। आपके फ़ोन में या तो फिर एंड्रॉयड होगा या फिर iOS होगा, ये आपके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट होता है, और iOS और लिनक्स और भी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कंप्यूटर और लैपटॉप को एक वर्केबल पोजीशन में लाकर खड़ा करते हैं। अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हम जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर, दूसरा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और तीसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इन तीनों ही कंपोनेंट्स के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। हार्डवेयर के बारे में हम जानते हैं कि हार्डवेयर में आपके मशीन्स आते हैं, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये सब आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गए जिसे आप देख सकते हैं, जो एक्चुअल मशीन्स हैं। दूसरा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सुविधा देता है कि आप कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर पाए। अब समझिए कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई सिस्टम नहीं होता, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो आप माउस या CPU या मॉनिटर से कैसे इंटरैक्ट कर पाते? वो तो बस एक बेजान सी मशीन होती। पर उस मशीन में जान भरता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए आप कई तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर जो आपके फाइल्स को स्टोर करता है, मैनेज करता है, आपको सुविधा देता है कि आप अलग अलग एप्लीकेशंस यूज़ करें, आपको सुविधा देता है कि आप उसमें टास्क रन करें और सेव करें और अपने फाइल्स को स्टोर करें। ये सारा मतलब आप समझिए A to Z सारा जो काम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। और तीसरा आ गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, जो बहुत सारे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने की सुविधा देता है। जैसे कि अगर आपको अपने कंप्यूटर में कोई ड्राइंग बनानी है, पेंटिंग करनी है, तो उसके लिए आप एक अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। समझिए अगर आपको कोई म्यूज़िक सुनना है तो उसके लिए आप एक अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट लिखना है तो उसके लिए आप अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कई तरह के आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका कार्य अलग अलग होता है, और वो आपको अलाउ करते हैं कि आप मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकें। तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, इनको मिला के हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम बन के तैयार होता है। अब जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस क्या हैं, यानी कि वो मेन काम क्या करते हैं। तो सबसे पहला है रिसोर्स मैनेजमेंट। अब रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। जैसे कि सबसे पहले आपके प्रोग्राम्स को मैनेज करना, यानी कि प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन को रन करना, कि कब कौन सा प्रोग्राम प्ले होगा, कब किस वक्त किस प्रोग्राम को स्टॉप करना है और किसी दूसरे प्रोग्राम को रन करना है। ये सारा एग्जीक्यूशन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर बाद में जो भी प्रोग्राम्स आप अपने कंप्यूटर में रन कर रहे हैं उसको एक मेमोरी लोकेट करना, वो काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो जैसे कोई भी प्रोग्राम आप अपने कंप्यूटर में रन कर रहे होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है कि वो उस प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है एक मेमोरी में,
और जब उस प्रोग्राम को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि आपने जब उस प्रोग्राम को यूज कर लिया है, तो वो उसे वापस किसी और प्रोग्राम में डीअलोकेट कर देता है, यानी कि उसे वर्चुअली मैनेज करता है, जिससे सारे प्रोग्राम्स एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकें। फिर वैसे ही अगर समझिए आप अपने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो उसे मेमोरी एलोकेशन करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जिससे क्या होता है कि करंटली जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसे वो स्टोर करता है, और आप अगर कोई और नया प्रोग्राम ओपन करते हैं तो उसे भी अपने मेमोरी में स्टोर करता है, जिससे आप एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यानी कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के बीच में स्मूथली और आसानी से स्विच कर सकते हैं। फिर बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है वो है फाइल मैनेजमेंट, यानी कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत सारे फाइल्स स्टोर आप करते हैं, ठीक है। तो उसे कैसे सेफली स्टोर करना है, कैसे उसे मैनेज करना है। जैसे कि आप अपना लैपटॉप जब ओपन करते हैं तो कोई भी फाइल को सर्च करते हैं, तो कैसे उसे आपके सामने लाकर प्रेजेंट करना है, ये सारा काम फाइल मैनेजमेंट का, उसकी सिक्योरिटी का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसी तरह से मेमोरी एलोकेट करना, आपके फाइल्स को मैनेज करना, आपके फाइल्स को सेफली स्टोर करना, ये सारा काम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मदद से एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिससे कि आप अपने कंप्यूटर में सारे टास्क इजीली परफॉर्म कर सके और स्मूथली परफॉर्म कर सके, और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर कंप्यूटर में कोई एरर भी आता है, अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसे भी मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वो है कि आपको यानी कि यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करना। इंटरफेस यानी कि जब आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, एक आपके सामने स्क्रीन नजर आती है जिसमें छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, टास्क बार होते हैं, मेन्यू होता है और वॉलपेपर होता है, जिसके जरिए आप अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। कि अगर आपको फाइल्स में जाना है तो आप फाइल्स वाला आइकन क्लिक करते हैं, अगर आपको कोई सेटिंग्स चेंज करनी है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाकर आप उसे ऑपरेट करते हैं। तो आपके सामने ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का जिससे आप अपने कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी कि जब आप अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसे स्केड्यूल करना, यानी कि वो कब रन होगा और कब उसे स्टॉप करना है, वो काम करना। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब अगर आपने समझिए 10 प्रोग्राम्स अपने कंप्यूटर में खोल रखे हैं, एक आपने डॉक्यूमेंट फाइल खोल रखी है, एक आपने म्यूजिक फाइल खोल रखी है, एक फाइल पे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो इन प्रोग्राम्स के बीच में जब आप चाहें तब स्विच करते रहना, ये सुविधा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तीसरा हो गया मेमोरी एलोकेट करना। जैसे कि हमने पहले देखा कि कौन सी मेमोरी कब स्टोर करनी है और कौन से प्रोग्राम्स को रन करना है, ये सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब आगे बढ़ते हुए हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में जानते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आसान शब्दों में वो चीजें हैं जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। जैसे कि अगर आपको कोई फोल्डर बंद करना है तो ऊपर जो राइट साइड क्रॉस का जो साइन आता है वो हो गया कि विंडो को बंद करने का एक ग्राफिक, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
जैसे समझिए आपको कोई फाइल ओपन करनी है, तो फाइल ओपन करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, आप एक आइकन पे जाएंगे जिसकी इमेज एक फाइल की तरह होगी, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फाइल ओपन होगा, तो वो हो गया फाइल का ग्राफिक्स। वैसे ही अगर आपको कोई सेटिंग्स करनी है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो आप सेटिंग्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, तो वो हो गया आपके सेटिंग्स का एक ग्राफिक। तो इसी तरीके से सारे टास्क, यानी कि हर एक तरह के फाइल्स के लिए, हर एक तरह के प्रोग्राम के लिए और हर एक तरह के काम के लिए अलग अलग ग्राफिक्स आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे होते हैं, जिसके जरिए आप हर तरह के काम कर सकते हैं। अब GUI के यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आइकन्स तो आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहले देखते हैं, जो अलग अलग प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे म्यूजिक का आइकन, फाइल फोल्डर का आइकन, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का आइकन, या फिर कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन। ये सब अलग अलग प्रोग्राम या फाइल्स को रिप्रेजेंट करते हुए अलग अलग ग्राफिक्स हैं, जिसे कहते हैं आइकन्स। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आता है वो है विंडोज। अब हर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए अलग अलग विंडोज आप खोल कर रख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये भी एक ग्राफिक का हिस्सा है, जिसमें हर एक विंडो को आप इंडिविजुअली मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, या उस विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं। अब तीसरी चीज जो GUI में आती है वो है मेन्यूज। मेन्यूज से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें अलग अलग प्रोग्राम्स और कमांड्स होते हैं, जिसके जरिए आप कंप्यूटर में अलग अलग सेटिंग्स और टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यूजुअली मेन्यूज ड्रॉप डाउन फॉर्म में आते हैं। फिर इम्पोर्टेंट हिस्सा है पॉइंट एंड क्लिक इंटरैक्शन, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए आप किसी भी आइकन या एप्लीकेशन से इंटरैक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर म्यूजिक सुनना है तो आप क्या करेंगे, आप माउस को म्यूजिक वाले आइकन पर लेकर जाएंगे और उस पर डबल क्लिक करेंगे तो म्यूजिक का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। यही है पॉइंट एंड क्लिक इंटरैक्शन, जो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का हिस्सा है स्क्रॉल बार्स, यानी कि जब आपको किसी पेज को ऊपर या नीचे करना होता है तो उसे ऊपर नीचे करने के लिए आप बगल में दिए गए स्क्रॉल बार्स का यूज करते हैं, जिसके जरिए आप पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे हमने स्क्रॉल बार्स, आइकन्स देखे और मेन्यू देखा, वैसे ही अलग अलग डायलॉग बॉक्सेस होते हैं और आपका डेस्कटॉप होता है, जिसपे ये सारे आइकन्स, ये सारे बटन्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। इसी की तरह अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। यानी कि अगर आपके पास एक विंडोज लैपटॉप है तो उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि उसकी स्क्रीन की डिजाइन, उसके आइकन्स का डिजाइन अलग होगा। और अगर हम एक मैक लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलग होगा। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को और आगे और अच्छे से समझने के लिए ये कुछ पॉइंट्स आप सुनिए। सबसे पहले, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पे जो आपको अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है, उसको अगर आप प्रिंट करेंगे तो हूबहू प्रिंट में भी सेम वही इमेज निकल कर आएगी। वही है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। दूसरा है इमेज स्कैनिंग। इमेज स्कैनिंग का मतलब ये कि समझिए अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और आप अपने कंप्यूटर पे उसे स्टोर करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को डिजिटली, तो सेम जैसा डॉक्यूमेंट आपके पास हार्ड कॉपी है, वैसे ही सेम सॉफ्ट कॉपी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में भी दिखेगी। तीसरा है प्रोसेसेबल ग्राफिक्स, यानी कि जब आप किसी इमेज को एडिट करते हैं फोटोशॉप या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के जरिए, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उस इमेज को बार बार प्रोसेस करता रहता है। और चौथा है एनिमेशंस और मल्टीमीडिया का सपोर्ट, यानी कि जब आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे कोई इमेज देखते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं, तो उसे प्रोसेस करने का काम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करता है, जिसके जरिए आप अपने स्क्रीन पर किसी इमेज को या किसी वीडियो को प्ले होता हुआ देख सकते हैं। और लास्ट में है दिव्यांग लोगों के लिए प्रावधान, यानी कि समझिए किसी को अगर कलर ब्लाइंडनेस है या उन्हें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस से दिक्कत होती है, स्क्रीन पर उनकी आंखें चुभती हैं, तो वो अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से स्क्रीन की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं,
कॉन्ट्रास्ट लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं, इवन कलरफुल स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लाभ। तो इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए आप किसी भी टास्क को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। स्क्रीन पर अलग अलग आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, अलग अलग विंडोज होते हैं, जिसके जरिए आप कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेशल लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कोई स्पेशल कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस कुछ दिन अगर कंप्यूटर से फेमिलियर हो जाते हैं, कुछ दिन अगर आप स्क्रीन को यूज़ करना शुरू करते हैं, तो आपको आसानी से ये अंदाज़ा लग जाता है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है। जैसे किसी फाइल को ओपन करना है तो उसे डबल क्लिक करना है, किसी फाइल को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी विंडो को क्लोज करना है तो कैंसिल वाले साइन पे क्लिक करना है। तो ये सारी चीज़ें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए ईजी हो जाती हैं और हम कंप्यूटर से एक बहुत ही ईजी कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अब जैसे अगर समझिए आप अगर विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करते हैं या विंडोज़ सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप इतने ज़्यादा हैबिचुएट हो जाते हैं कि उसके बाद अगर आपको किसी और सॉफ्टवेयर पे, अगर आपको किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम करना है तो उसे सीखने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब GUI की, अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। यानी कि जब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ करना बहुत आसान है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को अच्छे से मेंटेन करने के लिए उसे एक स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है और उसे फास्ट प्रोसेसर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो हर एक प्रोसेस को ईजिली और स्मूथली रन कर सकता है। प्लस अगर कोई दिव्यांगजन है, यानी कि समझिए किसी को अगर देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्क्रीन पर, तो वो उसे अपने सहूलियत के हिसाब से उसे यूज़ नहीं कर सकते। फिर तीसरी बात ये है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में अगर बहुत सारे आइकन्स हैं और बहुत सारे अगर विंडोज़ ओपन हैं, तो कभी कभी यूज़र के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि वो उसे कैसे मैनेज करे और कैसे अपने टास्क को जल्दी परफॉर्म करे। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की, पर ये इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर पे काम करना हमने सीख लिया है तो हम ईजिली ये सब टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, जिसे डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और जो पार्ट है विंडोज़ NT का, और उसके बहुत सारे पुराने वर्जन्स हैं। यानी कि विंडोज़ 11 के पुराने वर्जन्स में आते हैं विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ XP, विंडोज़ ME, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 98, विंडोज़ NT, विंडोज़ 95 और MS-DOS, और जो सबसे पिछला वर्जन है वो है विंडोज़ 10। तो अभी तक हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में सीखा, जिसमें यूज़र को कंप्यूटर के ज़रिए एक इंटरफेस मिलता है जिससे वो कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। अब जानते हैं कि हमारा जो लेटेस्ट विंडोज़ का वर्जन है, यानी कि विंडोज़ 11, उसका यूज़र इंटरफेस कैसा है। तो चलिए आते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो देखते हैं विंडोज़ 11 का यूज़र इंटरफेस। इससे पहले कि हम स्क्रीन पे जाएं, आपको बता दूं कि कंप्यूटर को बूट करने का मतलब क्या है। कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हैं या फिर रीस्टार्ट करते हैं तो उसको कहते हैं कंप्यूटर को बूट करना। अगर आप कंप्यूटर को शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग, और अगर आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर ऑलरेडी यूज में था पर आप उसे वापस रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। अब आते हैं हमारे विंडोज़ 11 की यूज़र इंटरफेस पे। तो जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन नज़र आती है। इसे कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आप देखेंगे कि पीछे बैकग्राउंड में एक इमेज होती है, इस पर बहुत सारे आइकन्स होते हैं। ये आइकन्स आपके अलग अलग फाइल्स और फोल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर दिस PC का आइकन है, फिर मैंने जो फोल्डर्स बना रखे हैं उसके अलग अलग आइकन्स हैं। ये सब एक तरह से शॉर्टकट्स हैं जिसके ज़रिए आप सिस्टम के अंदर ना जाकर डेस्कटॉप पे ही डायरेक्टली उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे आपके आइकन्स हो गए। अब नीचे आप देखेंगे तो ये नीचे जो एक लाइन आपको दिख रही है, ये होता है हमारा टास्क बार। टास्क बार पे आपके कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं,
जैसे कि स्टार्ट मेन्यू, जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं और कंप्यूटर में जो भी आपको एक्स्ट्रा एडिशनल जो भी फीचर्स ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और भी फंक्शंस आते हैं, जैसे डायरेक्टली यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन आता है। फिर ये सारे आइकन्स जो फाइल्स और अलग अलग फोल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर होते हैं, और इस तरफ होता है हमारा सिस्टम ट्रे। अब सबसे अच्छी बात ये है कि डेस्कटॉप पे आप चाहें तो जितना चाहे उतने चेंजेस कर सकते हैं। आप इन सब आइकन्स को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, समझिए मुझे इस दिस पीसी के आइकन को कहीं और मूव करना है, तो मैं बस माउस से क्लिक करके इसे ड्रैग करके कहीं पे भी डेस्कटॉप पे मूव कर सकती हूँ। चाहे मैं इस फोल्डर को भी यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, या फिर मुझे इसे वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना है तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। इवन आप ये सारे आइकन्स को एक साथ सिलेक्ट करके कहीं पे भी डेस्कटॉप पे आप एक साथ मूव कर सकते हैं। देखिए, मैं चाहूँ तो इसे वापस सिलेक्ट करके इसके ओरिजिनल पोजीशन पे वापस प्लेस कर सकती हूँ। इवन आप डेस्कटॉप के पीछे जो बैकग्राउंड इमेज है उसे भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। आपको बस जाना है स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर जो पर्सनलाइजेशन ऑप्शन है इसमें बैकग्राउंड में जाकर आप यहाँ से देखिए इमेज को चेंज कर सकते हैं। तो समझिए अभी ये वॉलपेपर था, मैं इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकती हूँ और अब आप जाके देखेंगे तो हमारा पीछे का जो बैकग्राउंड इमेज है वो अब चेंज हो गया है। तो ये है हमारा डेस्कटॉप, जिस पे आपको सारे अपने आइकन्स नज़र आते हैं जो भी आप कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते हैं, सेटिंग्स करना चाहते हैं, या आप जो भी जानकारी अपनी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं वो आपको डेस्कटॉप पर नज़र आती है। अब ये तो बात हमने कर ली डेस्कटॉप की। अब बात करते हैं टास्क बार की। हाँ जी, हम इस बार की बात कर रहे हैं जो सबसे बॉटम में यहाँ पे हमारे इंटरफेस पे होता है। ये जो नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है और इस पे कई सारे आइकन्स आपको दिखेंगे, इसी को कहते हैं टास्क बार। टास्क बार में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए स्टार्ट मेन्यू का ऑप्शन होता है। स्टार्ट मेन्यू में आप आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी एप्लीकेशंस है उसके सारे एप्लीकेशंस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। प्लस आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर जाकर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में हर तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार्ट मेन्यू के साथ साथ यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन है, जहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। समझिए मुझे अगर बैकग्राउंड चेंज करना था तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बैकग्राउंड लिखूंगी तो डायरेक्टली मैं बैकग्राउंड और इमेज सेटिंग्स में जा सकती हूँ। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी सेटिंग या कोई भी फोल्डर को सर्च करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अलग अलग आइकन्स आप देखिए, जहाँ पे यहाँ पे हमारा टास्क व्यू है, जहाँ पे हम जो भी डेस्कटॉप्स यूज़ कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। यहाँ पे आपका जो फोल्डर है उसका ऑप्शन दिखेगा, जो आपके फोल्डर्स खुल जाएंगे। फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज, और ये सारे आइकन्स आपके टास्क बार पे होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि कंप्यूटर को आप प्रॉपर्ली और स्मूथली यूज़ कर सकें। अब हमने इससे पहले देख तो लिया था कि आइकन्स हमारे फोल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पर मैं आपको वापस एक बार ये बता दूं कि आइकन्स को आप चाहे तो किसी भी नाम से उसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए ये फोल्डर है और मैं चाह रही हूँ कि इस फोल्डर का नाम लिखा है, पढ़िए आप, न्यू फोल्डर 3। अब मैं इसे किसी और नाम से चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके इसमें रीनेम में जाकर इस फाइल को किसी भी नाम के सेव कर सकती हूँ। तो ये आइकन रिप्रेजेंट करेगा मेरे फोल्डर को, और मैंने ऑलरेडी उस आइकन को उस फोल्डर के नाम से सेव कर दिया है। आप इस आइकन को, मैंने बताया कि कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इसे टोटली आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और इवन आप डेस्कटॉप से इस आइकन को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आइकन्स। अब हम बढ़ते हैं सिस्टम ट्रे की तरफ। आपके टास्क बार पर राइट साइड जो ये सारे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, इसे कहते हैं आपके यूजर इंटरफेस का सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्री में आपको बहुत सारी सहूलियत यहाँ पे मिलती है,
जैसे कि आप यहाँ पर टाइम चेक कर सकते हैं, डेट चेक कर सकते हैं, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कितना चार्ज बाकी है, कितना चार्ज बचा हुआ है, वो चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर दिखा रहा है कि 47% अवेलेबल, 47% लैपटॉप मेरा चार्ज हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पे स्पीकर वाले ऑप्शन में जाकर स्पीकर को जो है इसके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वाईफाई कनेक्शंस आपको मिलते हैं, जहाँ पे आपके सामने जो भी वाईफाई कनेक्शंस हैं वो अवेलेबल दिखाता है। ब्लूटूथ कनेक्शंस आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, फिर इसे एयरप्लेन मोड में कर सकते हैं और भी कई सारी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ से अपने माइक्रोफोन को भी एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये सारे फीचर्स आपको सिस्टम ट्रे पर मिलता है जो आपके टास्क बार के राइट साइड होता है। अब बात करते हैं क्विक लॉन्च आइकन्स की। क्विक लॉन्च आइकन्स वो आइकन्स हैं जो आपको अपने टास्क बार पर नजर आते हैं फोल्डर के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ये ऐप यूज कर रही हूँ OBS स्टूडियो और मैंने इसे ओपन कर रखा है। तो आप देखेंगे कि टास्क बार में यहाँ पर ये एप्लीकेशन अभी रनिंग प्रोसेस में मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये होते हैं हमारे क्विक लॉन्च आइकन्स, यानी कि आप जब चाहे तब इन आइकन्स के बीच में स्विच कर सकते हैं और इन फाइल्स को आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे समझिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का यहाँ पे क्विक लॉन्च आइकन है, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज का यहाँ पे क्विक लॉन्च आइकन है। तो इस तरीके से आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये वो आइकन्स हैं जिसे हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ये शॉर्टकट आइकन क्या होता है और आप कैसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में शॉर्टकट आइकन खुद क्रिएट कर सकते हैं। समझिए कोई ऐसी वेबसाइट है या कोई ऐसा फोल्डर है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो अब उस वेबसाइट पे हमेशा जाकर उसे ओपन करने से अच्छा अगर मैं उसका एक शॉर्टकट मेरे डेस्कटॉप पे क्रिएट कर दूं तो कितना आसान होगा। मैं जब भी अपना लैपटॉप ओपन करूंगी मुझे उस वेबसाइट को हमेशा जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली डेस्कटॉप से ही उस पर क्लिक करके उस शॉर्टकट आइकन पे क्लिक करके उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकती हूँ। तो आइए देखते हैं कि आप भी किसी भी वेबसाइट का या किसी भी फोल्डर का एक शॉर्टकट आइकन अपने डेस्कटॉप पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो समझिए मैं गूगल क्रोम पर जा रही हूँ और मैंने कोई वेबसाइट सर्च कर ली, मान लीजिए RKCL हमने सर्च किया, ठीक है। अब मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि बार बार जब भी मैं लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करूँ तो मुझे बार बार जाकर RKCL को जो है सर्च करना पड़े और इनकी वेबसाइट पे हमेशा आना पड़े। इसके लिए मैं बहुत आसान तरीका अपना सकती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 3 डॉट्स यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इससे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सेव एंड शेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आपको शॉर्टकट क्रिएट करने का ऑप्शन दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे आप नेम भी दे सकते हैं। RKCL हमने नेम दे दिया और हमने शॉर्टकट इस तरीके से क्रिएट कर दिया। अब देखिए आप डेस्कटॉप पे आएंगे वापस तो RKCL की वेबसाइट का शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब जब भी आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं और आपको RKCL की वेबसाइट पे जाना है तो आप बस डायरेक्टली इस आइकन पे क्लिक करेंगे और आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि शॉर्टकट आइकन का आखिर पर्पस क्या है। ये बहुत आसान और आपके हर एक प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और स्पीडी बनाता है। अब जानते हैं कि हमारे टास्क बार पे ये जो स्टार्ट मेन्यू है इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टास्क बार में ये जो ऐसे कुछ विंडो के शेप में जो आइकन दिया है इसे हम कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। नीचे की तरफ आप देखिए तो आपको अपना अकाउंट नजर आएगा, यानी कि आपका जो अकाउंट इस कंप्यूटर या लैपटॉप में लॉग्ड इन है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आएगी। और जब आप इस अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अकाउंट की कोई भी सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं या फिर आप अकाउंट को लॉक कर सकते हैं या फिर अकाउंट से साइन आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अकाउंट लॉग आउट करना है और कोई और अकाउंट से आपको लॉग इन करना है तो
तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे राइट साइड आप स्टार्ट मेन्यू में देखें तो यहाँ पे जो आइकन नजर आ रहा है, इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप को अलग अलग मोड में स्विच करने के ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर आप अपने लैपटॉप को स्लीप मोड में डालना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अपने लैपटॉप को अपडेट पे रखना चाहते हैं और फिर उसे शट डाउन करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आप यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर डायरेक्टली शट डाउन करने का ऑप्शन है, फिर अपडेट एंड रिस्टार्ट का ऑप्शन है और फिर लैपटॉप या कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने का ऑप्शन है। जो हमने इससे पहले बात की थी, आपको याद होगा कि एक कंप्यूटर को बूट करने का मतलब ये होता है कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं। तो वैसे आप समझ पा रहे होंगे कि स्टार्ट और रीस्टार्ट वाली जो हमने बात कही थी वो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रही है कि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप कंप्यूटर को एकदम बेस लेवल से स्टार्ट नहीं करते हैं, पर जहाँ पे वो रुका था बस वहीं से उसकी वापस एक नई शुरुआत करते हैं कंप्यूटर को ऑन करने की। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फिर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशंस आपको दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी एप्लीकेशंस आपको दिखाई दे रही हैं। इन सब एप्लीकेशंस को मैंने स्टार्ट मेन्यू में पिन करके रखा है। यानी कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं स्टार्ट मेन्यू ओपन करूँ तो ये सब एप्लीकेशंस मुझे यहाँ पे नजर आए, उनके शॉर्टकट्स मुझे यहाँ पे नजर आए। पर अगर आप चाहते हैं ये देखना कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कितने सारे एप्लीकेशंस हैं और कौन से एप्लीकेशंस हैं, तो उसके लिए आप ऑल ऐप्स पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन विथ नेम और आइकन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि आप जब चाहें तब इन एप्लीकेशंस को, इस पिन किए एप्लीकेशंस को यहाँ से हटाकर ऑल एप्लीकेशंस में डाल सकते हैं और ऑल एप्लीकेशंस में से किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे ला सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए मुझे नोटपैड को यहाँ से निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, नोटपैड पर राइट क्लिक करूँगी और यहाँ से ये ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगी वो नोटपैड वाला जो आइकन था वो यहाँ से निकल चुका है और अब ये आपको ऑल ऐप्स में दिखेगा। देखिए ये रहा नोटपैड, अब हमारे ऑल एप्लीकेशंस में आ गया है। वैसे ही समझिए अगर आप इस नोटपैड को वापस पिन करना चाहते हैं स्टार्ट मेन्यू में, तो इस पर जाकर आप जब राइट क्लिक करेंगे और फिर आप पिन टू स्टार्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो अब आप जाके देखें तो नोटपैड आपके स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट मेन्यू को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं कि जिन एप्लीकेशंस को आप चाहते हैं यहाँ पे पिन करना, उन एप्लीकेशंस को यहाँ पे पिन कर सकते हैं और यहाँ से काफ़ी सारे चेंजेस आप जो है कर सकते हैं। अब स्टार्ट मेन्यू में सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। सेटिंग्स से ही आप समझ पा रहे होंगे, जैसे हमारे स्मार्टफोन, हमारे फ़ोन में सेटिंग्स का ऑप्शन होता है जिसमें जाकर हम डिस्प्ले की सेटिंग्स करते हैं, वॉल्यूम की सेटिंग्स करते हैं, फाइल्स की सेटिंग करते हैं। वैसे ही आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की जो भी सेटिंग्स में चेंज करना चाहते हैं वो इस ऑप्शन से कर सकते हैं। अब आप इसमें सेटिंग्स में आएंगे तो देखिए आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो है आपके लैपटॉप की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाती है। फिर यहाँ पे सिस्टम की सेटिंग्स आपको मिल जाती है जिसमें डिस्प्ले की सेटिंग्स, फिर उसके बाद साउंड की सेटिंग, नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स, फिर पावर एंड बैटरी की, स्टोरेज की, ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर ब्लूटूथ डिवाइसेस की सेटिंग्स आपको जो करनी है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सेटिंग्स में जाकर आप हर तरीके से कंप्यूटर या लैपटॉप की सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू के ज़रिए आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की हर एक चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं और वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट मेन्यू आपके टास्क बार की सबसे आगे की तरफ समझिए, थोड़ा सा बीच में आपको यहाँ पे नजर आता है एक विंडो का आइकन होता है जो रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट मेन्यू को। अब देखते हैं ये टास्क व्यू क्या होता है। अब टास्क व्यू से आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा कुछ आइकन है या ऐसा कोई फीचर है
जिसके ज़रिए आप अपने सारे टास्क को देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल समझिए आप एक ही समय पे बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक एप्लीकेशन म्यूज़िक का खोल रखा है, आपने एक एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट का खोल रखा है, आप कहीं और कुछ वेबसाइट सर्च कर रहे हैं। तो एक साथ 3-4 एप्लीकेशंस आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन है और आप चाहते हैं कि आप एक साथ इन एप्लीकेशंस को एक ही स्क्रीन पर देखना चाहते हैं और उनके बीच में स्विच करना चाहते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? तो एक बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल फीचर है जो है टास्क व्यू। इसके ज़रिए आप अपने सारे टास्क को एक जगह देख सकते हैं। तो ये हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो यहाँ पर स्क्रीन पर आइए और देखिए कि टास्क बार में जो सर्च का ऑप्शन है उसके बगल में आपको एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, कुछ डबल स्क्रीन जैसा कोई आइकन है। तो समझिए कि जब आप टास्क व्यू पे क्लिक करते हैं तो आप जितने भी एप्लीकेशंस को अभी करंट सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं वो सारी एप्लीकेशंस आपको एक ही स्क्रीन पे नज़र आती हैं और आप इन एप्लीकेशंस के बीच में जब चाहे तब स्विच कर सकते हैं, बस उन पर क्लिक करते हुए। तो आप वापस इस पे चले गए, अब आपको वापस दूसरे एप्लीकेशन पे जाना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग एप्लीकेशंस के बीच में जब चाहे तब ईजिली और स्मूथली स्विच कर सकते हैं। अब जानते हैं कि मल्टीपल डेस्कटॉप्स आखिर होते क्या है। तो मल्टीपल डेस्कटॉप्स आपके टास्क व्यू ऑप्शन में ही आता है, जिसके ज़रिए आप एक साथ अब मल्टीपल डेस्कटॉप्स यूज़ कर सकते हैं। यानी कि समझिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आप ऑफिस का काम कुछ कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपना भी कोई पर्सनल काम करना चाहते हैं और आप ये भी नहीं चाहते कि एक ही डेस्कटॉप पे आपका ऑफिस का काम और आपके घर का काम दोनों एक जगह मिक्स हो जाए और एक ब्लंडर बन जाए। तो उसके लिए आप टास्क व्यू का यूज़ करके अलग अलग डेस्कटॉप पे स्विच कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो आप टास्क व्यू पे यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू डेस्कटॉप ऐड करने का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया डेस्कटॉप ऐड हो जाएगा और अब आप इसमें जो चाहे वो ओपन कर सकते हैं और फिर आप अलग अलग डेस्कटॉप के बीच में एक ही समय पे स्विच कर सकते हैं। जैसे ये मेरा ऑफिस वाला डेस्कटॉप हो गया जिस पर मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ और फिर मैं चाहती हूँ कि मैंने जो घर के लिए डेस्कटॉप ओपन किया था उस पर मुझे स्विच करना है, तो मैं घर वाले डेस्कटॉप पे स्विच कर सकती हूँ। इस तरीके से हम अलग अलग टास्क या अलग अलग नेचर ऑफ टास्क को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग डेस्कटॉप को ओपन करके। अब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में। जैसे आप अपने फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर पर कुछ भी सर्च करने के लिए एक कॉमन ब्राउज़र कौन सा यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम, राइट? वैसे ही गूगल क्रोम की तरह माइक्रोसॉफ्ट एज है जिसे डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे, अगर आपका विंडोज़ लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एज वहीं पे इनबिल्ट दिखेगा, जिसके ज़रिए आप वेब पे चाहे जो चाहे वो सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकती हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ जाकर मैं जो चाहे वो सर्च कर सकती हूँ और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हमारे क्रोम में भी होते हैं वैसे ही फीचर्स आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में मिलते हैं। यहाँ पर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आप नया टैब ओपन कर सकते हैं। आप अगर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं इस पेज को, या फिर आप देख सकते हैं कि आपने फेवरेट्स में कौन से पेजेस या वेबसाइट्स को ऐड कर रखा है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। डाउनलोड्स चेक कर सकते हैं, एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें। फिर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे कलेक्शंस आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पे आपके जो विश लिस्ट है जिसे आप बाद में चेक करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रीडिंग लिस्ट ऐड कर सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं, या कोई कुक बुक क्रिएट कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम में जितने फीचर्स हैं वैसे ही फीचर्स आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में मिलते हैं। अब आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले, यानी कि विंडोज़ 10 से पहले ये इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था। अब जब से विंडोज़ 10 आया है
तो हमारे विंडोज़ लैपटॉप या विंडोज़ कंप्यूटर में अब माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, जिसे आप गूगल क्रोम की तरह यूज़ कर सकते हैं। सेम सारे वैसे ही फीचर्स हैं और ये सेम उतना ही यूज़फुल होता है जितना कि आपका गूगल क्रोम। तो ज़रूर इसे यूज़ करें और इसका पूरी तरीके से लाभ उठाएं। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं कि कौन से एप्लीकेशंस माइक्रोसॉफ्ट आपको दे रहा है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए टास्क बार में मैंने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पिन करके रख दिया है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि ये आखिर दिखता कैसा है। तो ये ओपन हो रहा है और आप देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हमारे सामने अब रेडी है। तो यहाँ से आप कई तरह की एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, आप गेम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये एप्लीकेशन ज़रूर चेक करें क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का स्टोर है जहाँ पे सारे एप्लीकेशंस और हर तरह के गेम्स और मूवीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं कॉर्टाना की। कॉर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का एक पर्सनल वॉइस असिस्टेंट ऐप है जिसके ज़रिए आप वॉइस कमांड्स यूज़ करके उस पर सर्च कर सकते हैं और कोई भी एप्लीकेशन या फीचर ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं विंडोज़ 11 के कुछ ऐसे एप्लीकेशंस और यूटिलिटीज प्रोग्राम के बारे में जो आपको अपने टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं या कोई भी सेटिंग्स को रन करने में इजी बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर के बारे में हम सब जानते हैं। अब देखते हैं कि आपकी विंडोज़ लैपटॉप या कंप्यूटर में कैलकुलेटर कैसा दिखता है। तो टास्क बार पे जब आप सर्च करेंगे कैलकुलेटर तो देखिए कैलकुलेटर ऐप आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन में आप हर तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल इक्वेशंस भी रन कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो ये एक टूल है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और आपके विंडोज़ लैपटॉप या कंप्यूटर में आता है। तो अब बात करते हैं मैथ इनपुट पैनल की। मैथ इनपुट पैनल एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट या अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इक्वेशंस को टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो जब आप मैथ इनपुट पैनल ओपन करते हैं तो आपको ये फीचर मिलता है कि आप उस पर इक्वेशन माउस से पॉइंट करते हुए लिख सकते हैं और जो जो आप लिखते रहते हैं वो पीछे डॉक्यूमेंट में अपने आप टाइप होता रहता है, जिसकी वजह से नेचुरली आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन अपने डॉक्यूमेंट में टाइप कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्निपिंग टूल की। जैसे आप अपने फ़ोन में या अपने फ़ोन में आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, वैसे ही आप अपने लैपटॉप में भी या कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं कि ये टूल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ जिसके ज़रिए ये स्निपिंग टूल आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। जिसके लिए आप अपने डेस्कटॉप पे FN बटन दबाइए और साथ ही साथ F12 के नीचे देखिए प्रिंट स्क्रीन लिखा है, उसे भी प्रेस करिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पे देखिए ये 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। अब देखते हैं कि ये 4 ऑप्शंस क्या है। ये सबसे पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर मोड, यानी कि जब आप स्क्रीनशॉट एक रेक्टेंगुलर शेप में लेना चाहते हैं, एक रेक्टेंगुलर मोड में लेना चाहते हैं, तब आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हम कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो प्लस का आइकन है, आपको बस अपने माउस की मदद से इसे ड्रैग करना है
और रेक्टेंगुलर शेप में आप अपने विंडो की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, और जैसे ही मैं इसे रिलीज करूंगी, यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट क्रिएट हो गया है। अब आप इसे शेयर करना चाहते हैं या समझिए आपको इसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट हमने लिया है वो ओपन हो जाएगा और इसमें आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे मार्कर की मदद से कुछ लिख सकते हैं या फिर इरेजर की मदद से इसमें आप इसे रब कर सकते हैं। आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं या इसे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आप अपने फ़ोन में करते हैं एग्जैक्टली वही सब चीज़ें आप इसमें भी कर सकते हैं। और फिर आप समझिए इसमें कुछ पेंट करना चाहते हैं तो आप ये सारी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये फीचर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा उन केसेस में जहाँ पे आप इन स्क्रीनशॉट्स को खुद ही मैन्युअली कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हैं। और यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट को सेव भी कर सकते हैं और प्लस आप यहाँ से इसे शेयर भी कर सकते हैं, किसी को भी मेल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब चेक करते हैं स्निपिंग टूल का दूसरा तरीका, दूसरा फीचर जिसके ज़रिए हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम वापस FN बटन और प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये स्निपिंग टूल ओपन हो गया है। सेकंड वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे फ्री फॉर्म मोड पे, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी कर्सर को लेकर जाएंगे और जैसे भी मूव करेंगे वो पार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप समझिए मैंने ले लिया और फिर अगर मैं इसे रिलीज करती हूँ तो एग्जैक्टली जो पार्ट को मैंने सिलेक्ट किया था, जिस पार्ट पे कर्सर मूव हुआ था, बस उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे नजर आ रहा है। उसी तरीके से आप देखिए, वापस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वापस FN और प्रिंट स्क्रीन प्रेस किया और यहाँ पे अब मैं अगर समझिए इस तरीके से इसे सिलेक्ट करते हुए ऐसे भी अगर जाती हूँ तो ये इतना पार्ट स्क्रीनशॉट हो जाएगा। देखिए, सिर्फ इतना पार्ट स्क्रीनशॉट के रूप में हमारे सामने कंप्यूटर ने बनाकर दे दिया है और इसमें हम वही सब चीज़ें कर सकते हैं, सेव, शेयर, एडिटिंग, सब कुछ। अब तीसरा जो तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का, अब हम वो चेक करते हैं। अब इसी तरीके से हमारा तीसरा तरीका जिससे हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो है विंडो मोड, जिसके ज़रिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरे विंडो की आप स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हैं। और वही जैसे हमने पहले 2 स्क्रीनशॉट्स में किया, इसे हम जिसे चाहे उसे शेयर कर सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं। फिर चौथा तरीका जो है वो है जिसके ज़रिए आप पूरे स्क्रीन की स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हर तरह की चीज़ें आप यहाँ से स्क्रीनशॉट से कर सकते हैं। तो ये थे हमारे स्निपिंग टूल्स जिसके ज़रिए आप हर तरह के स्क्रीनशॉट्स अपने लैपटॉप स्क्रीन या अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं। अब बात करते हैं विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर की। विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर एक ऐसा फीचर है जिसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की ब्राइटनेस और उसकी वॉल्यूम एडजस्टमेंट और बैटरी चेक, ये सब चीज़ें एक ही जगह पे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसा दिखता है और कैसे हम ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो इसे एक्सेस करने के लिए हम स्टार्ट मेन्यू में जाकर सर्च करेंगे विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर आप इसे ओपन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसी छोटी सी स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले होती है, जिसमें आप यहाँ से डायरेक्टली ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने मेरे कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दी है और यहाँ से मैं बढ़ा भी सकती हूँ। यहाँ से मैं वॉल्यूम एडजस्टमेंट्स कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने म्यूट कर दिया या वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, वो हम कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम हमारी बैटरी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि जिसमें ये बता रहा है कि 16 मिनट्स टू फुल चार्ज, मतलब मेरे लैपटॉप को फुल चार्ज होने में अभी 16 मिनट और लगेंगे। तो ये स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप कोई और एक्स्ट्रा एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। तो
तो यहाँ से डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए आप कनेक्ट डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से सारे प्रोजेक्टर्स के ऑप्शन आ गए, जहाँ पे पीसी स्क्रीन ओनली या फिर आपको अपनी स्क्रीन को डुप्लीकेट करना है तो ये ऑप्शंस आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वापस आते हैं हम हमारे विंडोज मोबिलिटी सेंटर में, तो यहाँ से आप डिस्प्लेस कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ सिंक के ऑप्शन से आप बाकी फाइल्स को भी सिंक कर सकते हैं। तो ये है विंडोज मोबिलिटी सेंटर, जिसके ज़रिए आप एक ही जगह पे ये सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेंट एप्लीकेशन की। आपके विंडोज़ लैपटॉप या विंडोज़ कंप्यूटर में भी एक पेंट एप्लीकेशन होता है जिसमें जाकर आप कुछ भी डिजिटली पेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये एप्लीकेशन अगर आखिर कैसा दिखता है और कैसे आप इसमें पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ सर्च बार में मैं जाकर सर्च कर रही हूँ, तो यहाँ पर सर्च पे जाके हम सर्च करेंगे पेंट और देखिए ये पेंट ऐप यहाँ पे है। हम इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसके ज़रिए आप पेंट कर सकते हैं। समझिए मैंने ये पेंसिल चूज़ कर लिया। अब पेंसिल से मैं चाहूँ तो स्क्रीन पर कुछ भी पेंट कर सकती हूँ। यहाँ से बाकी टूल्स सिलेक्ट कर सकती हूँ जिसमें कलर फील कर सकती हूँ। यहाँ से समझिए मैंने ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ से ये ऑरेंज पेंट हो गया। फिर यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं, तो यहाँ से हमने इससे जो है इरेज कर दिया। और इस तरीके से आप अपने लैपटॉप या अपने विंडोज़ कंप्यूटर में डिजिटली पेंट कर सकते हैं जैसे कि आप पेपर पे करते हैं। आइए अब जानते हैं सिस्टम टूल्स के बारे में। सिस्टम टूल्स एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो भी अननेसेसरी फाइल्स हैं, यानी कि जो फाइल्स आप यूज़ नहीं करते हैं और बिना बात के वो आपके सिस्टम का स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, उन फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 सिस्टम टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो डिस्क फ्रेगमेंटर और उसके बाद डिस्क क्लीनअप टूल। ये दोनों टूल्स का काम क्या है कि सबसे पहले डिस्क क्लीनअप टूल क्या करता है, आपके सिस्टम में फाइल्स को खोजता है जो अननेसेसरी है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत समय से अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उसी वक्त कई सारी ऐसी अननेसेसरी फाइल्स या कैश फाइल्स आपके सिस्टम में मौजूद होती हैं जो आपको पता नहीं होती हैं, पर वो आपके सिस्टम का स्पेस यूज़ कर रही होती हैं। तो ये डिस्क क्लीनअप टूल क्या करता है, उन फाइल्स को सबसे पहले तो खोजता है, उन फाइल्स को ढूंढने के बाद उन्हें डिलीट करता है। और उसके बाद अगर हम डिस्क फ्रेगमेंटर की बात करें तो ये उन फाइल्स को रीअरेंज करता है जो हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं जो है स्कैटर्ड हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने सिस्टम में जब कई बार फाइल्स को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं और डिलीट करते हैं, तो कई बार क्या होता है, कोई एक सिंगल फाइल होती है वो डिस्क में स्कैटर्ड हो जाती है। तो डिस्क फ्रेगमेंटर उन फाइल्स को एक साथ लाता है, अच्छे से रीअरेंज करता है, जिससे कि आप जब भी डिस्क को यूज़ करते हैं, उसका एक्सेस आप जब चाहते हैं तो वो ईजिली ओपन होता है और क्विक होता है और सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। तो इस तरीके से आप सिस्टम टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने सिस्टम में से अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट या रीअरेंज करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए चलिए जानते हैं कि किसी एप्लीकेशन को आप कैसे स्टार्ट करते हैं। तो जब हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं तो आप देखते हैं कि सारे फोल्डर्स के आइकन बने हुए हैं और हम जानते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आपको उस पर डबल क्लिक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देखिए तो आप देखेंगे, समझिए मुझे ये वाली एप्लीकेशन ओपन करनी है, तो मैं जब इस पर डबल क्लिक करूंगी तो ये एप्लीकेशन या ये साइट ओपन हो जाएगी।
वैसे ही हम कुछ ऐसे एप्लीकेशंस और यूटिलिटीज की बात करते हैं जिसके जरिए हम हमारे कंप्यूटर में और भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला है वर्ड पैड। वर्ड पैड से आप क्या समझ रहे हैं? वर्ड पैड एक ऐसा टूल है जिस पर आप टाइपिंग कर सकते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वर्ड पैड खोलने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहले तो या तो आप सर्च बार में जाकर, टास्क बार में जो सर्च बार है वहां पर जाकर आप वर्ड पैड टाइप करके वर्ड पैड ऐप को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं या कोई भी नोट्स बना सकते हैं। अब दूसरा तरीका वर्ड पैड ओपन करने का है कि आप अपने डेस्कटॉप पे विंडोज की +R दबाएंगे तो एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन चाहें उस एप्लीकेशन का नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं वर्ड पैड और उसके बाद हम जब यहाँ पे ओके पर क्लिक करते हैं तो ये वर्ड पैड खुलकर आपके सामने तैयार हो जाएगा। अब आपको एक बात बताती हूँ कि वर्ड पैड एप्लीकेशन विंडोज 95 के बाद जो भी वर्जन्स आए हैं उन सब में अवेलेबल है, तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। अब हमारे दूसरे यूटिलिटी ऐप की बात करते हैं जो है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। अब माइक्रोसॉफ्ट पेंट हम जानते हैं कि पेंटिंग के लिए यूज़ होता है, तो हम वापस एक बार चेक कर लेते हैं कि हम कैसे इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे टास्क बार में जाकर सर्च करेंगे पेंट, तो देखिए ये पेंट एप्लीकेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। आप इस पे डबल क्लिक करें और ये पेंट एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो गया है। अब बात करते हैं टाइपिंग प्रैक्टिस की। अब आप लैपटॉप या कंप्यूटर अब शायद यूज़ करना शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम जब टाइप कर रहे होते हैं डेस्कटॉप पे तो हमारे जितने भी ये 10 फिंगर्स हैं, ये 10 फिंगर्स कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मेनली हमारे जो फिंगर्स हैं वो हमारे होम बटन्स पे होते हैं, यानी कि ASDF और JKL, मतलब हमारा एक हाथ के फिंगर्स ASDF पे होते हैं और दूसरे हाथ के फिंगर्स JKL पे होते हैं। अब स्पेशली हम अपने थंब की बात करें तो हमारा थंब हमेशा स्पेस बार के ऊपर होता है। स्पेस बार को हम हमेशा दबाए नहीं रखते हैं, पर उस पर लाइटली एक बहुत ही लाइट प्रेशर बना के हम हमारे थंब को उसके ऊपर प्लेस करते हैं और हम थंब से स्पेस बार को प्रेस करते हैं और साथ ही साथ थंब से हम हमारे विंडोज़ की को प्रेस करते हैं। अगर हम विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और अगर हम एप्पल लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल पर कमांड बटन को यूज़ करने के लिए हम थंब का यूज़ करते हैं। बाकी जो भी हम वर्ड्स टाइप करते हैं उसके लिए हम बाकी फिंगर्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें और देखें कि टाइपिंग की प्रैक्टिस आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसे और एफिशिएंट बना सकते हैं, तो आपको एकदम धीरे धीरे टाइपिंग की आदत हो जाएगी।